हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हिंदी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि आपके बीपीएससी टीआरई में पूछा जाता है। ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम डिस्कस करा रहे हैं ये बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड में पूछे जा चुके हैं, तो उन्हीं को हम डिस्कस करा रहे हैं। ये जो हिंदी का पेपर है आप सभी को पता है क्वालिफाइंग होता है, इसको जो है पास करना कंपलसरी होता है, तो ये आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप इसको नहीं क्वालिफाई करेंगे तब तक आपका जो नेक्स्ट पेपर होगा सेकंड वाला वो आपका चेक नहीं होगा। तो हिंदी कंपलसरी है, इसको जो है आप देख लीजिए, ठीक है। हिंदी को किस तरीके से सॉल्व करना है, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो हिंदी का इस टाइम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। इसके बाद जो सारे सब्जेक्ट के जो आपका पेपर होता है जिसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं उसका जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हिंदी का जो पेपर आता है सबसे पहले उसमें गद्यांश पूछा जाता है, इसमें पद्यांश नहीं पूछा जाता, सिर्फ एक गद्यांश होता है, ठीक है। तो गद्यांश क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। भारतेंदु का उदय हिंदी के उद्धारकर्ता के रूप में हुआ है। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सन 1873 ईस्वी में भारतेंदु ने कालचक्र नामक अपनी पुस्तिका में नोट किया, हिंदी नए चाल में ढली। यह कथन हिंदी भाषा के लिए योगानुरूप कथन था, क्योंकि भारतेंदु के समय एवं स्वयं भारतेंदु के द्वारा ही हिंदी अपने नए आयाम विकसित कर रही थी। यूँ कहें खड़ी बोली गद्य के प्रसार में आने के साथ साथ हिंदी में कई नवीन विधाएं अपने शैशव काल की ओर जो है अग्रसर हो रही थी। भारतेंदु ने न केवल हिंदी भाषा का परिमार्जन किया अपितु नाटक, यात्रा, साहित्य, आलोचना आदि गद्य विधाओं की शुरुआत भी की। दरअसल यही वह विधाएं हैं या विधाएं थीं जो हमारी भावनाओं या भावना एवं सच को सही मायनों में प्रतिबिंब कर सकती हैं। आचार्य शुक्ल ने भी स्वीकार किया कि हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हुए हैं, ठीक है। यानी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हुए हैं जो कि एक लेखक हैं हिंदी साहित्य के, इन्होंने जो है हिंदी को बढ़ावा दिया है और जो है जो हिंदी साहित्य है उसको नए नए विषयों की ओर बढ़ाया है, ठीक है। न सिर्फ नाटक में बल्कि यात्रा, साहित्य, आलोचना इन सब गद्य विधाओं में इन्होंने अपनी जो है एक अच्छी पहचान बनाई है, ठीक है। तो ये गद्य है जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में दिया हुआ है कि उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें लिखी हैं, कौन कौन सी चीज़ों में उनकी उपलब्धि रही है, ठीक है। अब इनसे संबंधित यानी गद्यांश से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं वो जो है यहाँ पे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि परिमार्जन का अर्थ क्या है। परिमार्जन शब्द जो है ये आपके गद्यांश में ही संबंधित है, गद्यांश में ही है। तो जो परिमार्जन शब्द दिया हुआ गद्यांश में इसका अर्थ क्या होता है ये बताना है। इसका जो सही अर्थ होता है, क्या बहिष्करण होता है, अनुकरण होता है, परिष्करण होता है, क्या होता है। तो परिमार्जन का अर्थ बहिष्करण तो होता नहीं है बल्कि क्या होता है, अनुकरण भी नहीं होता, परिष्करण होता है। परिमार्जन का अर्थ क्या होता है, परिष्करण होता है, ठीक है। बहिष्कार का मतलब है किसी को त्याग देना, बहिष्कार होता है। अनुकरण करना, कोई भी चीज़ हम अडॉप्ट करें जो है किसी भी चीज़ को हम लें वो अनुकरण करना होता है। लेकिन परिष्करण करना क्या होता है, परिमार्जन का अर्थ होता है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयाम का अर्थ क्या होता है। आयाम जो शब्द है ये भी आपके गद्यांश में जो है दिया हुआ है, तो ये जो आयाम है इसका क्या अर्थ है ये बताना है। सीमा होता है, असीम होता है या फिर विस्तार होता है। तो आयाम का जो अर्थ होता है क्या होता है इसका विस्तार, यानी कि फैलाव होता है एक तरीके से, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन विस्तार आयाम का अर्थ होता है। गद्यांश में किस लेखक के साहित्य कर्म का विश्लेषण है। जैसा कि हमने पढ़ा, हमने क्या बताया था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो साहित्य है क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र एक लेखक रहे हैं तो उन्हीं के साहित्य के बारे में दिया गया है, ठीक है। महावीर स्वामी प्रसाद द्विवेदी की तो बात ही नहीं करी गई है, जयशंकर प्रसाद की भी नहीं बात हुई भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ठीक है। तो गद्यांश को पढ़ना जरूरी है। गद्यांश अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। आपको चीज़ें पता चल जाएंगी हाँ किस बारे में गद्यांश में बात की गई है। तो गद्यांश में किस लेखक के साहित्य कर्म का विश्लेषण है, तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि साफ साफ क्लियर दिया हुआ है आपके गद्यांश में। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं। कोई भी काम है, जैसे हम अभी पेपर सॉल्व करा रहे हैं तो वो उसको क्या कहेंगे। अभी जो तुरंत काम हो रहा है उसको क्या कहेंगे, संदिग्ध वर्तमान कहेंगे, ठीक है।
संदिग्ध वर्तमान कहेंगे या संदिग्ध भूत कहेंगे या फिर अपूर्ण वर्तमान कहेंगे, क्या कहेंगे। तो जो क्रिया अभी हो रही है, यानी जो जैसे हम प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन अभी सॉल्व करा रहे हैं, तो वो क्या है हो रही है, ये अपूर्ण वर्तमान, यानी जो वर्तमान का काम चल रहा है अभी जो है पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुआ है, अपूर्ण वर्तमान है। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान तो होगा नहीं, भूत भी नहीं होगा, क्योंकि अभी चल रही है क्रिया, तो वो होगा अपूर्ण वर्तमान, यानी वर्तमान में जो क्रिया चल रही है वो अभी पूर्ण नहीं हुई। यानी जो हम सॉल्व करा रहे हैं, तो आप सभी को पता भी है, तो हम सॉल्व ही करा रहे हैं, अभी वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं वो करा ही रहे हैं, अभी पूर्ण हुआ नहीं है, तो ये हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई आ रहा है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम। ठीक है, कोई आ रहा है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, क्या निजवाचक है। तो निजवाचक तो है नहीं, क्योंकि निजवाचक जहाँ पे होता है, जहाँ पे अपने की बात करी गई, किसी व्यक्ति की बात करी गई हो या स्वयं की बात जहाँ पे हो, वो होता है निजवाचक, तो निजवाचक होगा नहीं। निश्चयवाचक वो तब होता है जब कोई भी चीज़ निश्चित होती है, जैसे यहाँ पे कोई की जगह होता कि राम आ रहा है, तो वहाँ निश्चित होता कि हाँ एक राम एक व्यक्ति है वो आ रहा है, तो वहाँ पे निश्चयवाचक हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हो जाएगा अनिश्चयवाचक, नहीं निश्चित ही नहीं है कि कौन आ रहा है, पता नहीं कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई जानवर आ रहा है, या जो है कोई पशु चिड़िया आ रही है, ये क्लियर ही नहीं है, इसका मतलब क्या है, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है। श्याम जो है पेंसिल से लिखता है, यानी किससे लिखता है, पेंसिल से लिखता है, तो से जो है किसका पहचान है, कौन से कारक का, ये बताना है। क्या संप्रदान कारक है या अपादान कारक है या फिर करण कारक, तो कौन कारक है, ये है करण कारक। ठीक है, करण कारक का जो पहचान होता है वो होता है से या फिर के द्वारा। ठीक है, तो ये किसका पहचान होता है, ये होता है करण। तो यहाँ पे से दिया हुआ है, तो से किसका है, करण का है, तो यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। अपादान जो होता है वो अलग होना होता है। ठीक है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। ठीक है, कौन सा जो है उपयुक्त विराम चिन्ह है, ये बताना है, यानी एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें कौन सा उपयुक्त विराम चिन्ह होगा ये बताना है। जैसे हम आकाश का वर्णन करते हैं, यहाँ पे पृथ्वी होगा। ठीक है, हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने किया है। ठीक है, यानी कि ये जो एक तरीके से जो है यहाँ पे क्या दर्शा रहा है कि हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने किया है। मतलब यहाँ पे एक प्रश्न पूछ रहा है कि क्या किसी ने कीचड़ का जो है वर्णन किया है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। तो जो ये पूरा सेंटेंस है उसमें लास्ट में कौन सा निशान लगाएंगे, कॉमा तो लगाएंगे नहीं, तो यहाँ पे लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। वाक्य क्या दिया है कि गाय घास चर कर चली गई, गाय जो है वो घास चर कर चली गई। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सा जो है काल है, क्योंकि गाय जो है घास चर कर चली गई, तो कौन सा काल है ये बताना है। ठीक है, क्या भविष्य काल है, तो भविष्य काल तो होगा नहीं, गाय जो है चरकर चली जाएगी तो होता तो वहाँ पे क्या हो जाता, भविष्य काल हो जाता। यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, भूतकाल, कि जो गाय थी वो घास चर कर, यानी जो अपना उसका काम था चरना, यानी घास को खाना था, वो खा रही घास और घास खाकर चली गई। अगर खा रही होती तो वर्तमान होता, लेकिन खाकर चली गई, यानी चरकर चली गई, तो क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। चली जाएगी, अगर घास जो है गाय घास खाकर चली जाएगी होता, तो वहाँ पे हो जाता भविष्यकाल। ठीक है, तो यहाँ पे भूतकाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरीह, यहाँ पर निरोह नहीं होगा, निरीह होगा। ठीक है, निरीह का संधि विच्छेद क्या है, निरीह का संधि विच्छेद क्या है ये बताना है। क्या निह धन री होगा, या निह धन ई होगा, या फिर निरीह धन ई होगा। तो निरीह का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है निह धन ई। ठीक है, और इसमें अगर संधि पूछा जाता है कि संधि कौन सा है, तो इसमें कौन सा संधि है, विसर्ग संधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द बताना है कि कौन सा जो है शब्द शुद्ध है। ठीक है, पहला है दर्शनाभिलाषी, दर्शनाभिलाषी में सीटी वाला सा तो होता नहीं, तो ये गलत है। दूसरा है दर्शनाभिलाषी, तो ये तो सही है। तीसरा दर्शनाभिलाषी, सरवता वाला सा नहीं होता, बल्कि इसमें खटकोड़ सा होता है दर्शनाभिलाषी में। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही लिखा हुआ है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। निम्न में से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। क्या बुंदेली है, या फिर
भोजपुरी है या फिर बघेली है, कौन सी है? तो बुंदेली तो है नहीं अर्धमागधी अपभ्रंश से, भोजपुरी भी नहीं है, बल्कि कौन सा है? बघेली है। जो बघेली भाषा है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली हुई है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की संकल्पना की जाती, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? क्या अर्थांतरन्यास होता है, फिर दृष्टांत होता है, या फिर निर्दर्शना होता है? तो कौन सा होता है? वो होता है निर्दर्शना अलंकार। ठीक है, निर्दर्शना अलंकार थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ लोकोक्ति है, इसका क्या अर्थ होता है ये बताना है। पहला है कि परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, दूसरा है जल समाधि ले लेना, जी नहीं, परिक्रम करते रहना, परिश्रम करते रहना, ठीक है, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो जिन ढूंढा तिन पाइयाँ का मतलब होता है कि अगर हम परिश्रम कर रहे हैं तो उसका फल अवश्य मिलेगा। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी, जो हम ढूंढ रहे थे वो हमें गहरे पानी में मिला, यानी कि जो जिस काम के लिए हम परिश्रम कर रहे हैं उसका फल हमें मिला है, उसका फल अवश्य मिलता है। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? निम्न में से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, या फिर उसने परिश्रम किया इसलिए वह सफल हुआ, मैं घर जा रहा हूँ ताकि वहाँ आराम कर सकूँ, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे जो होगा संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण वो होगा धन के बिना किसी का काम नहीं चलता है, ये होता है संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वाक्य शुद्ध बताना, वहाँ पे शब्द शुद्ध बताना था, इससे पहले जो क्वेश्चन था यहाँ पे पूरा वाक्य है वो शुद्ध बताना है कि कौन सा शुद्ध है। ठीक है, पहला है कि लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी, लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी। दूसरा, लता ने 2 चिट्ठी लिखी, लता यहाँ पर लता जो है ये गलत लिखा है। ठीक है, तीसरा है कि लता ने 2 चिट्ठी लिखा, लिखा तो होता नहीं लिखी होता है, तो इसमें पहला ही सही हो जाएगा कि लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी, ये सेंटेंस पूरी तरह से शुद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? निम्न में से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा, यानी सर्वनाम जो होता है, जैसे संज्ञा सर्वनाम होता है उसकी जो परिभाषा होती है सर, तो यहाँ पर सर्वनाम की परिभाषा बताना है जो कि उपयुक्त हो। कौन सा परिभाषा सही है वो बताना है। पहला है क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, या फिर विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, या फिर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। तो सर्वनाम की जो उपयुक्त परिभाषा होती है वो यही होती है कि जो सर्वनाम होते हैं वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है? शब्दों की जो आवृत्ति होती है किस अलंकार में होती है? ठीक है, यानी जो शब्द की आवृत्ति बार बार होती है तो कौन से अलंकार में होती है? ठीक है, जिसमें शब्द की जो आवृत्ति होती है बार बार होती है और उनके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा अलंकार होता है? यानी शब्द की आवृत्ति बार बार होती है और उनके अर्थ जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो ऐसा कौन सा अलंकार है? क्या वो यमक अलंकार है, वक्रोक्ति है, या फिर अनुप्रास है? तो वो कौन सा है? वो है यमक। यमक अलंकार में शब्दों की जो आवृत्ति होती है वो बार बार होती है और उनके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात करना है। सरल, मिश्रित जो ये वाक्य होते हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त वाक्य कौन सा है, इसमें सरल वाक्य कौन सा है, मिश्रित वाक्य कौन सा, कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला है कि सुमिता पानी पीकर चली गई, क्या ये सरल वाक्य है? या फिर जब सुमिता ने पानी पिया तब वह चली गई, तो ये तो होगा नहीं। सुमिता ने पानी पिया और चली गई, ये भी नहीं होगा। तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा जो सरल वाक्य पूछा। सरल का मतलब कि उसमें न तो तब लगा हो न और लगा हो, सिंपल सा हो। तो सुमिता पानी पीकर चली गई क्योंकि न तो इसमें तब का यूज हुआ, न तो और या फिर किंतु परंतु का यूज हुआ है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। हमने बताया ना कि कहीं संयुक्त वाक्य पूछा जाता है, कहीं सरल, कहीं मिश्रित, तो यहाँ पे मिश्र वाक्य पूछा जा रहा है। ठीक है,
पहला कि यद्यपि रूबी घर गई तथापि काम में लग गई। यहाँ पे यद्यपि भी यूज हुआ, साथ में तथापि भी यूज हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। रूबी घर गई और काम में लगी, तो यहाँ पे सिर्फ और है, ये गलत होगा, ये नहीं होगा, यानी गलत का मतलब ये नहीं, मिश्र वाक्य में ये नहीं होगा। रूबी घर गई फिर भी काम में लग गई, ये भी नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि यद्यपि रूबी घर गई तथापि काम में नहीं लगी। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, वाक्यांश दिया है कि मन को मोह लेने वाला। मन को मोह लेने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं, एक शब्द में क्या कहेंगे ये बताना है। पहला है, क्या उसे मनमोहक कहेंगे या फिर मनसा कहेंगे या फिर मनमौजी कहेंगे। तो मनमौजी तो होता नहीं है, मनसा भी नहीं होता, मन को मोहने वाला मनमोहक होता है, एकदम सरल है। आप सभी को समझ में अभी आया होगा कि मन को मोहने वाला यानी मनमोहक। मनमोहक को क्या कहते हैं, मन को मोहने वाला। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। जैसे दिया है घोड़े पर चढ़े आना। ठीक है, ये जो है दिया है मुहावरा, इसका जो सही अर्थ है वो बताना है। क्या है, बहुत बड़ी आपत्ति आना। घोड़े पर चढ़े आना, इसका मतलब होता है बहुत बड़ी आपत्ति पे आना, या फिर होता है मन ही मन खुश होना, या फिर उतावले में आना। क्या होता है, तो घोड़े पर चढ़े आना, कहते नहीं कि क्या घोड़े पर चढ़े हो, तो इसका मतलब होना कि उतावले में आना। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन है। हर हिंदी के पेपर में जो आपका बीपीएससी टीआरई में जो फर्स्ट पेपर में हिंदी पूछा जाता है उसमें 30 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और ये 30 क्वेश्चन से ही आपको क्वालिफाइंग का जो नंबर होता है 10 से 12 नंबर आपको लाने होते हैं। ठीक है, और ये इतना ईजी होता है पेपर, जैसा कि आपने देखा ही, ये सेकेंड क्लास है, इससे पहले जो एक क्लास हुई उसमें भी और इसमें भी आपने देखा होगा, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं इनको भी आप करते रहेंगे तो भी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी बहुत ही आसानी से। 10 नंबर और 10 या 12 नंबर बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी आप हमेशा से पढ़ते आए हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पे पूछी जा रही हैं ऐसा नहीं कि आपके लिए नया है, चीज़ें पहले से आपने पढ़ी हैं, बस इनको थोड़ा सा रिवाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो भी अगर देखते हैं तो भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।